अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। साथियों, देश एक बहुत ही अजीब व गरीब तरीके के सिचुएशन से गुज़र रहा है। हम सभी लोग देख रहे हैं। यहाँ पर प्रायोरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्राथमिकता वाली जो चीज़ होती है उसके बारे में कोई भी, चाहे वो अनपढ़ इंसान हो या पढ़ा लिखा इंसान हो, कोई भी प्रायोरिटीज़ पर काम नहीं करता है कि हमारी पहली प्राथमिकता क्या होती है। जैसे एक परिवार होता है ना, एक परिवार में जब एक माता पिता अपने परिवार के बारे में प्राथमिकता के आधार पर काम करते हैं, जैसे कि उन्हें कमाना होता है, अपने बच्चों को सही से लालन पालन करना होता है, उनको सही से खाना देना होता है ताकि वो हेल्दी हो जाएं। फिर उसके बाद से प्रायोरिटी आती है कि बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उनको स्कूल भेजा जाएगा। अगर बच्चे की सेहत ना ख़राब हो, अगर ख़राब हो जाती है तो इतना पैसा थोड़ा बहुत कमा के बचा लिया जाए कि तबीयत ख़राब होती भी है बच्चे की तो हम किसी अच्छे जगह इलाज करा सकें। और फिर उसी तरीके से माता पिता या जो भी घर के गार्जियन होते हैं, उनकी जो प्राथमिकताएं होती हैं, जो उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो समय के अनुसार बदलती रहती हैं और हमेशा एक विकास की तरफ अग्रसर होती है। एक परिवार की एक छोटी सी कहानी है और एक देश जो होता है वो किसी परिवार से कम नहीं है। हमारा देश भारत भी एक परिवार है और उस परिवार के जो गार्जियन है, जो सरकार है, उनकी भी कुछ ऐसी ही प्राथमिकताएं होनी चाहिए। कल की जो एक अपडेट है बाबरी मस्जिद और अयोध्या मंदिर के मैटर को लेकर, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश ने बड़े ही शांति, अमन और आपसी भाईचारे को दिखाते हुए उसको एक्सेप्ट किया। हाँ, ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ स्टेटमेंट्स थे जिस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है और कि उसमें जो घटनाएं घटी थी वो आपराधिक घटनाएं थी। मस्जिद को शहीद करने वाले लोग अपराधी किस्म के थे, उनके ऊपर में आपराधिक मुकदमा होना चाहिए। अडवाणी के ऊपर भी मुकदमा की बात हो रही थी और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारी बातें उसमें निकल कर आई हैं, लेकिन इसको एक गर्व के तौर पे नहीं देखना चाहिए किसी भी हिंदू या मुस्लिम को। इसे ये समझना चाहिए कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इसे आस्था को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला सुनाया गया है, उससे मतलब एक समुदाय विशेष को थोड़ा सा राहत मिलेगा। चलिए, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहे उसकी बात, उसकी जो भी फैसला उसका है उसको सराखों पर। मैं तमाम लोगों से बातें करना चाहता हूं, उन लोगों से भी जो लोग लगातार कल परसों से पोस्ट किए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें उल्टे सीधे लिख रहे हैं, अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पा रहे हैं। और मुस्लिम समाज के ही साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, भारत जब से आज़ाद हुआ है ना, आज़ादी के समय से सांप्रदायिकता के जो जहर घोलने वाले लोग हैं हर ज़माने में रहे हैं। जब ये बाबरी मस्जिद का मामला नहीं हुआ था, उससे पहले शाहबानो का जो केस हुआ था, उससे पहले का जो दूसरे मैटर्स थे, उसके पहले जो भी सरकारें थी, हर ज़माने में हिंदू मुसलमान करने वाले लोग पाए गए हैं। 1992 का मामला है बाबरी मस्जिद, उसके बाद से कंटिन्यूस मैटर को लेके आज तक चला गया, जिसका फैसला आया, जिसका इंतजार सबको था कि ये मैटर खत्म हो और इस देश के अंदर में जो प्रायोरिटीज हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उसके ऊपर में सरकार काम करना शुरू करे, है ना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक वक्त आप कह सकते हैं, समय है इस देश के लिए कि अभी जो देश हमारा जो है एक बहुत ही गंभीर समस्या से गुजर रहा है, वो है वायरस की वजह से जो देश की अर्थव्यवस्था ठप हुई है। और आज ही के दिन आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उन्होंने बयान दिया है आकर कि पहली बार जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी जीडीपी है, वो माइनस में गई है, वो माइनस में। ये एक बहुत ही गंभीर है। और आप चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, किसी भी आप राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन इस बात को आप मानेंगे कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, आप उनको कांग्रेस से जोड़ के ना देखिए, आप उसको इंडिविजुअल एक पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री मान के सोचिए। उन्होंने आज एक बहुत ही मतलब एक अपने एक स्टेटमेंट को उन्होंने जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो बेरोजगारी का हालात जो पैदा हुए हैं, ये जो बेरोजगारी की वजह से आने वाली एक जो पीढ़ी होगी, वो बहुत ही बुरे वक्त से गुजरेगी और ये बहुत ही गंभीर मसला है। बेरोजगारी की वजह से जो समस्या पैदा होगी, एक नस्ल उससे जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये
उनका कहना ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट इसी तरीके का है कि एक आने वाली पीढ़ी इससे डिस्टर्ब हो जाएगी, बर्बाद होगी इस बेरोजगारी के आपको पता है कि जब वायरस नहीं फैला था, जब कोरोना वायरस का मामला नहीं था, उस समय भी भारत में जो बेरोजगारी थी वो 45 सालों में सबसे ज्यादा थी, जिसके ऊपर में भारत सरकार कोशिश कर रही थी काम करने की कि एफडीआई भारत में विदेशी जो है, फॉरेन जो है कंपनियां आए और यहां पे इन्वेस्ट करें, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। मेक इन इंडिया की बात हुई, वो भी नहीं हो पाया। हम चाइना से मूर्तियां भी बनवा के मंगाते हैं। ये तमाम चीजों को देखते हुए जिसमें सरकार लगातार कोशिश कर रही थी, हर चीजों में फेल होती गई है और आज इसका असर है कि जो बेरोजगारी है वो लगातार तो बढ़ी गई थी और उसके बाद से कोरोना की वजह से जो पूरी दुनिया ठप हुई, उसकी वजह से जो हमारा आयात निर्यात और तमाम चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम जो विदेशों से बिजनेसेस थे, वो सारी चीजें ठप हो गई, जिसकी वजह से हमारे देश में जो बेरोजगारी के मामला है, यकीन मानिए एक ऐसे खतरनाक, जैसे कहते हैं ना जब बाढ़ आता है तो एक लेवल होता है, आप देखे होंगे किसी ब्रिज के नीचे में जो पिलर होता है उसमें मार्किंग किया रहता है कि यहां तक नॉर्मल है, उसके बाद 100 सेंटीमीटर पे खतरा हो जाएगा, उसके बाद से रेड जोन हो जाएगा, बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। उसी तरीके से जो बेरोजगारी की जो मार बढ़ती जा रही है हमारे देश में, यकीन माने ये अब खतरे के लेवल पे बढ़ गया है। यानी कि इससे जो एक नस्ल जो है, जो एक आने वाली पीढ़ी होगी, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और जो लोग यहाँ पे कमेंट उल्टे सीधे कर रहे हैं, यकीन मानिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जो सोच है ना, आप लोगों के राजनीतिक सोच से कहीं ऊंची है। मैं विदेशों में कई जगह घूमा हूं, मैं कई कंट्रीज में घूमा हूं, अभी भी विदेश में ही हूं। मैंने कई अपने दोस्तों से बात किया है, वो लोग पता है क्या कहते हैं। जैसे कि बेरोजगारी पे बात हो रही थी, मैंने स्टडी मतलब जब मैं पढ़ रहा था आर्टिकल मनमोहन सिंह जी का, तो उसमें ऐसे ही आपस में जिक्र हो रहा था कि विदेशों में इतने रोजगार हैं, लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, भारत से बाहर आते हैं, अमेरिका में आते हैं, कनाडा में आते हैं, मिडिल ईस्ट में आते हैं। तो एक उसी में कब विदेश का एक बंदा कह रहा है कि यार रफीक, ये बात बताओ कि ये कैसे संभव है कि जो आपके देश का अर्थव्यवस्था का जो मतलब मंत्री है, जो आपका डिफेंस मिनिस्टर है, वही आपका इकोनॉमी का मिनिस्टर बन जाता है, वही आपका किसी दूसरे किसी मंत्रालय का बन जाता है, जो शिक्षा मंत्री होती है वो कपड़ा मंत्री बन जाती है, जो फिल्मी एक्ट्रेस होती है वो शिक्षा मंत्री बन जाती है। मतलब सीरियसली गाइस, ये एक बात सोचने की है। आप जिस भी पार्टी के मानते हो, कम से कम अपने ही पार्टी के अंदर में ये सुधार करिए कि अगर जो इंसान जिस फील्ड का जानकार है, उसमें उसकी महारत हासिल है, उसको वो काम सौंपा जाए। अब आप देखो, निर्मला सीतारमण जी क्या थी, पहले डिफेंस मिनिस्ट्री में थी वो, अब उसके बाद से वो आ गई दूसरी तरफ में, अर्थव्यवस्था हमारी संभाल रही है। आरबीआई के गवर्नर इतिहास के मास्टर डिग्री होल्डर हैं। अब आप सोचिए, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग लगाएगा, तो हम क्यों पढ़ते हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मेडिकल लाइन की स्टडी करते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? फिर कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि मुझे ये लगता है कि इसी को देखते हुए कि भारत की जो नई शिक्षा नीति अभी आई है, एनईपी, मैं इसके बारे में कभी डिटेल में बात करूंगा। एनईपी जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इसमें स्ट्रीम को हटा दिया गया है। यानी कि पहले होता था ना कि जब आप 10th 5+3+3+4, यानी कि टोटल जो क्लासेस हैं 5वीं तक कोई एग्जाम नहीं होगा, उसके बाद 6ठे 7वें 8वें तक एग्जाम होगा भारत सरकार के देखरेख में, फिर 9th 10th, उसके बाद से स्ट्रीम जो होता था कि आप साइंस लेके पढ़ेंगे, बायोलॉजी लेके पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स लेके पढ़ेंगे, कॉमर्स लेके पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स लेके पढ़ेंगे, वो तमाम चीजों को खत्म कर दिया गया है। अब जो जिसको जो पसंद आएगा वो पढ़ सकता है। उसके बाद से एमफिल जो होता था वो उसको हटा दिया गया है। जो डिग्री होती है उसको 4 साल का कर दिया गया है। अगर डिग्री को अगर आप मान लीजिए 3 ही साल किए हैं, तो आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, तो 2 साल का करेंगे आप। और अगर आपने डिग्री 4 साल का कर लिया तो सिर्फ आपको 1 साल का मास्टर डिग्री करना होगा। और ये डिग्री का भी सेक्शन बांट दिया गया है कि अगर मान लीजिए आप 3 साल के जो पहले हम लोग डिग्री किया करते थे, अगर आपने 1 ही साल में पढ़ाई छोड़ दी तो वो आपका एक सर्टिफिकेट माना जाएगा, इट इज वैलिड। ये आपका 1 साल वैलिड होगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर डिप्लोमा कहा जाएगा, फिर उसको डिग्री कहा जाएगा, और फिर उसको 4 साल को पोस्ट ग्रेजुएट में आ जाएगा। और उसके बाद से मास्टर डिग्री जब आप करने जाएंगे तो उसमें 1 साल का ही सिर्फ करना पड़ेगा। बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो बदलाव की गई हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो बदलाव की गई हैं, और कुछ चीजें हैं जिसमें थोड़ी सी अभी भी गुंजाइश है कि उसको बदला जाए। ठीक है, मैं इसके बारे में किसी दिन डिटेल में बात करूंगा। लेकिन एक अभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं,
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अंधभक्तों के लिए इंपॉर्टेंट था, वो था मंदिर मस्जिद का मामला। अब ये मामला सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे, ऐसा तो है नहीं कि जो लोग उल्टे सीधे पोस्ट कर रहे हैं, जो लोग उछल कूद मचा रहे हैं, जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर, उन लोगों ने कुछ ऐसा किया। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला था और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी ने माना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने माना। तो इसको लेकर बहुत सारे उछलने कूदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे केवल और केवल आप जो है माहौल खराब करेंगे, आपसी सौहार्द को बिगाड़ेंगे और उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप इकोनॉमी पे बात कीजिए। अभी आप चाइना बॉर्डर पे देखिए, आज ही की ये खबर है, आज की ही ये खबर है, पहली बार भारत सरकार ने इस बात को माना है कि जो चाइना है वो हमारे सरहद के अंदर में घुस गया था। ये आज ही की बात है और ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री वाले वेबसाइट पर आया हुआ है। अब आप देख लीजिए, डॉक्यूमेंट एडमिटिंग चाइनीज इंट्रूजन वैनिशेस फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री, और फिर उसके बाद से डिफेंस मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट था इस खबर को हटा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस हालात में हमारे देश गुजर रहा है, हमारी इकोनॉमी खराब हो गई है, हमारे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। त्रिपुरा में एक बहुत ही दर्दनाक, खतरनाक मतलब एक घटना देखने को मिली है। बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, गैंग रेप किया गया है और उसको मार दिया गया है। ये घटना आपको सामने दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मीडिया के अंदर में जिस तरीके की चापलूसी चल रही है, जिस तरीके की मतलब दिवालियापन छाया हुआ है मीडिया में, आप यकीन मानिए आपको सच्चाई से कोसों दूर रखा जा रहा है। और आपको क्या लग रहा है, आप जो है ना समुंदर के किनारे में खड़े हैं और समुंदर के बीचों बीच में बहुत सारी हलचल चल रही है, और उस हलचल का जो लहर है ना, किनारे आते 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 तो थोड़ा समय लगता है, और आता भी है ना तो बहुत हल्का होकर आता है। लोगों को यह लग रहा है कि जो भारत के अंदर में जो हलचल मच रही है ना अंदर में, उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम किनारे में बैठे हुए हैं। और भारत एक समुंदर की तरह मान लीजिए और हम किनारे पे बैठे हुए हैं। जिस दिन ये हलचल बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा ना, एक सुनामी का रूप ले लेगा, और किनारे पे बसे हुए कोई भी हो, आप हो, हम हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग बर्बाद होंगे। तो ये जो हलचल चल रही है उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, इसमें अगर आप सरकार की नीति पर सवाल नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप मतलब देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। यही है गद्दारी, कि आपके देशवासी जो हैं भूखे मर रहे हैं कोरोना की वजह से। आपको क्या लगता है, जो देश में, बिहार की बात आप कर लीजिए, लगभग 40 लाख की आबादी जो है बिहार में आई है वापस। जितने भी लोग बाहर में काम करने के लिए गए थे, वो 40 लाख की आबादी अचानक से जो भारत में आई है, वो किस तरीके से खा रही होगी, कमा रही होगी, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही होगी, बताइए आप। लेकिन इसके बारे में कोई खबर है? किसी के घर में जाके देखा जा रहा है कि क्या उसके घर में खाना खर्चे की कोई जगह है कि नहीं है? कोई भी नहीं है इसके बारे में पूछने वाला। क्योंकि अगर इस बारे में अगर आप बात कीजिएगा तो आप देशद्रोही कहलाइएगा। मीडिया इस सवाल को नहीं उठाती है, क्योंकि मीडिया को पैसे मिल रहे हैं, उनको तो चापलूसी करना है, उनको पैसा दिया जा रहा है। अगर पैसा नहीं भी दिया जा रहा है तो उनको डर है कि मेरे कंपनी में कहीं ईडी का छापा ना पड़ जाए, कहीं इनकम टैक्स वाले का छापा ना पड़ जाए, सीबीआई का छापा ना पड़ जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि भारत में जब भाजपा सरकार आई थी तो उसने आते के साथ ही बहुत सारे कानूनों में बदलाव करे थे, जिसमें ईडी और जो सीबीआई से मैटर जो रिलेटेड होता है, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड होता है, उसके कानून में बदलाव इन लोगों ने किए थे कि आप बगैर किसी प्रायर नोटिस के ही आप किसी को छापा मार सकते हैं और 6 महीने तक उनके पूरे प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। जिसके बाद से आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो खामोश रहते हैं कि क्या पता झूठ का भी अगर छापा पड़ जाए तो बिना मतलब के 6 महीने डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मस्जिद, मंदिर, ये आपकी तमाम जो चीजें हैं, आपकी जो आस्था है, ये आपकी निजी चीज है, ये आपकी अपनी चीज है। आप अपने घर तक रखिए, आप कहीं पर पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये बिल्कुल आपकी अपनी पर्सनल चीज है। इससे देश का भला तब होगा जब आप देश के लिए कुछ भलाई का काम करें। आपको क्या लगता है कि सरकार ये जो कदम उठाई है या उठाने की बात कर रही है, या जो मंदिर मस्जिद में मीडिया के जरिए बातों को उलझाने की कोशिश कर रही है, ये आपके भलाई के लिए कर रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बेरोजगारी के आंकड़े उठा के देख लीजिए। पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कब थे? जब कोरोना वायरस नहीं आया था। अब कोरोना वायरस की वजह से जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, जिस तरीके से देश को बंद किया गया है, आपको क्या लगता है कि देश में इस वक्त बेरोजगारी नहीं बढ़ी होगी? क्योंकि मीडिया में बात नहीं हो रहा है। मीडिया में अगर बात होती इसके बारे में तो सच्चाई आपके सामने पता चलता। बिहार आधा डूब चुका है,
मुंबई आधा डूब चुका है। आपको पता है बाढ़ कितने भयंकर तरीके से आया हुआ है, लेकिन किसी के जबान पे इसके बारे में बात नहीं हो रही है। केरला में जब बाढ़ आता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है, पूरा देश परेशान हो जाता है, पूरे देश से चंदा लोग करना शुरू करते हैं। 500 करोड़ 600 करोड़ का चंदा चला जाता है, भारत सरकार मदद करती है। लेकिन बिहार हर साल बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ आता है, और इस साल सबसे ज्यादा आया है, सबसे ज्यादा आया। लेकिन कोई मीडिया इसको नहीं दिखा रही है। क्यों नहीं दिखा रही है? क्योंकि इलेक्शन होना है, और जब मीडिया बाढ़ के बारे में बात करेगी तो जाहिर सी बात है भाजपा के रोल के बारे में बात करेगी, बिहार सरकार के उसके उठाए गए कदमों पे बात करेगी। और जब उठाए गए कदमों पे बात होगी तो जाहिर सी बात है लोगों में ये मैसेज जाएगा कि क्या ये कर रही है सरकार। और जब ये सरकार की निगेटिव बातें होंगी, जब सच्चाई बताया जाएगा, जिसमें सरकार जो है एक्सपोज होगी अपने झूठे वादे। आपको याद होगा कि बिहार इलेक्शन के वक्त 2015 में जब मोदी जी गए थे वहां पे भाषण देने के लिए, आपको याद होगा पैकेज की बात कर रहे थे कि कितना करोड़ दूं, 70 करोड़ दूं, 80 करोड़ दूं, 90 करोड़ दूं, 100 करोड़ दूं, 125 करोड़ दूं। कितने बेशर्मों की तरह ये मतलब बोली लगा रहे थे, वो बेशर्म इंसान की तरह बोली लगा रहे थे। यकीन मानिए बेशर्मों की तरह वो बोली लगा रहे थे। लेकिन आज बिहार डूब रहा है, मर रहा है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। और मीडिया में इसलिए बात नहीं होती है क्योंकि जब बात मीडिया में होगी तो फिर सवाल उठेंगे कि किसकी क्या जिम्मेदारी थी। और जब जिम्मेदारी पे बात आएगी तो जाहिर सी बात है भाजपा के मुंह पे कालिख लगेगा। और भाजपा के मुंह पे कालिख लगे ऐसी गोदी मीडिया कभी चाहेगी नहीं। अब आपको क्या लगता है कि जब इलेक्शन होगा बिहार में या कहीं पर भी, ये जो गंभीर जितने भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, बलात्कार के मुद्दे हैं, बॉर्डर पे हमारे जवानों के साथ जो चीन ने किया, उसके ऊपर में सवाल होंगे कि नहीं होंगे? जांच की बात होती है। आप देख लो, एक सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, मैं भी उसको मानता हूं कि ये मर्डर है। उसकी जांच के बारे में पूरा देश बात करता है, मीडिया कई रिपब्लिक चैनल वाले को देखो ऐसा लग रहा है उसको मिर्गी छाया हुआ है, एकदम मतलब उपट गया हुआ है उसको मिर्गी, पागल की तरह चिल्लाता रहता है। लेकिन कभी उसने ये जानने की कोशिश करी कि पुलवामा में जो अटैक हुआ, हमारे जवान जो शहीद हुए, वो कहां से आया, बारूद कैसे आया भारत के अंदर में इतना ज्यादा, कहां से इतना जबरदस्त तरीके से बारूद लेकर कोई आ गया? देवेंद्र नाम का एक बंदा याद है आपको, दिल्ली लाते हुए आतंकवादी के साथ पकड़ा गया था, उसको एनआईए ने अपने कब्जे में लिया। उसके बाद से उसका क्या छानबीन हुआ, कौन उसके तार से जुड़े थे, याकूब मेनन के साथ उसका नाम जुड़ा था, याकूब मेनन ने उसका नाम लिया था, किस तरीके से देवेंद्र, कभी इसके बारे में छानबीन हुई? जहां पर देश हित के बारे में वाकई में बात होनी चाहिए वहां पे कोई बात नहीं होती है। और जहां पर आपको हिंदू मुसलमान दंगा फसाद दिस एंड दैट करके वोट को पोलराइज करने की बात होती है, वहां पर इन तमाम चीजों के बारे में मीडिया बात उठाएगी और भाजपा की सरकार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। ये प्रोटेक्ट भाजपा को सरकार को नहीं कर रही है, बल्कि आम जनता को ये जो मीडिया है वो गुमराह करके उसको बर्बाद कर रही है। और बड़े अफसोस की बात है कि जब आप ये बात कहते हैं, जब मैं कहता हूं या कोई भी ये बात कहता है, तो आप तमाम लोगों को ये लगता है कि अच्छा ये राजनीतिक बातें कर रहे हैं। क्या आपको अपने चलते फिरते में अपने आसपास में क्या आपको ये बात का एहसास नहीं हो रहा है कि किस तरीके से दुकानें बंद हो गई हैं, किस तरीके से बड़ी बड़ी मंडियां लगती थी वो बंद हो गई हैं, गरीबों के ठेले को उजाड़ दिया जा रहा है। गरीब कोई अंडा बेच रहा होता है बेचारा, नागपुर में एक जगह की खबर आई थी तो उस अंडे को पूरा तोड़ देते हैं वो लोग। मध्य प्रदेश की खबर थी या मुंबई की, आई डोंट नो, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जहां की भी ये खबर थी, हालांकि लोगों ने मदद करी उस बच्चे को, लोगों ने रातों रात पैसा जमा करके उसको फिर से एक ठेला लगा दिया, उसको रेडी लगा दिया उन लोगों ने अंडे का। कहने का क्या मतलब है कि जो आपको ये परेशानी आंखों के सामने दिखाई दे रही है, क्या इसके सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं होना चाहिए? मनमोहन सिंह के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये एक अच्छे अर्थशास्त्री थे। उन्होंने आज ये बयान दिया है कि जो बेरोजगारी का मामला अभी बढ़ा है, इससे एक पीढ़ी बर्बाद होगी अगर इसके ऊपर में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री किस चीज में लगे हुए हैं? मतलब ये बात आप लोग खुद गौर कीजिए। मैं बोलूंगा तो लगेगा कि अच्छा इनको कोई बात बुरी लग रही है। या देखिए, भारत की जनता ने जो फैसला हुआ है बाबरी मस्जिद अयोध्या मंदिर को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसको सब लोगों ने माना। हालांकि ये बात सच्चाई है कि जिन लोगों को उसमें सजा मिलनी चाहिए, जिन लोगों ने ये आपराधिक कांड किए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा उनके ऊपर मुकदमा करने, उनके ऊपर कार्रवाई करने, उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो कांड किया गया था 1992 में, ये एक आपराधिक घटना थी। तो इन तमाम चीजों को आप लोग अपने मध्य, हर एक सच्चा भारतीय, हर एक सच्चा हिंदू इस बात को मानेगा।
और वो जानता है कि कभी भी आप किसी एक समाज को दुखी करके या समाज की आस्था पर ठेस पहुंचाकर अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी आस्था मजबूत होती है, तो ये चीज कभी भी जो है ना, कोई भी सच्चा भारतीय इसको पसंद नहीं करेगा, कोई भी। देखिए, भारत जब ये मंदिर मस्जिद का मामला नहीं भी था 92 से पहले, तब पर भी बहुत सारे कुछ लोग थे जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते थे। तब उस दोनों समाज में, मुस्लिम समाज में भी, हिंदू समाज में भी। मैंने इससे पहले एक पोस्ट किया था, आपने देखा होगा कि किस तरीके से राजीव गांधी के जमाने में शाह बानो के मैटर को लेकर एक प्रेसराइज किया गया, फैसले को बदलवाया गया, फिर से हिंदू समाज के कुछ लोगों ने उनको मतलब प्रेसराइज किया, फिर सारी चीजें हुई। तो हर जमाने में ऐसे लोग रहे हैं। अब ऐसे में मैं एक युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मैं भी युवा हूं, आप लोग भी युवा हैं। अपने जज्बात को थोड़ा से काबू में रखिए। आप यकीन मानिए, हर जमाने में अच्छे बुरे लोग रहे हैं, हर जमाने में कट्टरपंथी लोग रहे हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म जो है, जो भारत की असली पहचान है, जो भारत की असली धर्मनिरपेक्षता है, वो युवाओं में निहित होती है, युवाओं की सोच पर डिपेंड करता है। अगर युवा कट्टरपंथी जैसी सोच रखेंगे, अगर युवा गुस्सा में, जज्बात में आकर ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हम भी वैसा करेंगे, याद रखिएगा कि अच्छाई का मसाल जलाने वाले कम ही होते हैं। आप बिल्कुल मत इस बहकावे में आइए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बहकावे में मत आइए कि देखो हम मुसलमान हैं तो हमारे साथ ये किया जा रहा है, हम हिंदू हैं तो हमारे साथ ये किया जा रहा है, तुम मुझे वोट दो, तुम इनको वोट दो। कुछ नहीं, ये नेता सिर्फ और सिर्फ अपने पावर बनाएंगे और कहीं पर जाके आपके जज्बात का कंप्रोमाइज कर लेंगे किसी दूसरे के साथ में। इस बात को आप लोग गौर से सोचिए, एक बार गौर से सोचिए। देखिए, इस देश में हमेशा से, आजादी के बाद से, आजादी से पहले भी हिंदू मुसलमान होते थे, लेकिन हमेशा से जीत किसकी हुई? जो लोग सांप्रदायिक सोच को मुखालफत करते थे, उसके खिलाफ में रहते थे, जो लोग हमेशा से धर्मनिरपेक्षता पे बात करते थे, जो लोग हमेशा से ईमानदारी से देश के भलाई का सोचा करते थे। आज इतिहास भी उन्हीं को याद करता है, आज इतिहास भी उन्हीं को याद करता है। किसी सड़क छाप या माफी मांगने वाले सावरकर जैसे लोगों को याद नहीं करता है। अगर याद करता भी है तो लोग मतलब क्या उसको कहते हैं, मतलब एक मतलब निगेटिव छवि की तरह याद करते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन गांधी जी को, अहिंसा के पुजारी को हमेशा लोग रिस्पेक्ट से याद करते हैं, पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? देखो, इस तरह के जो लोग हैं ना, ये आईटी सेल वाले लोग हैं। ये जो चांद जमील है या फिर ये जो उल्टे सीधे गाली गलौज कर रहे हैं, देखिए हिंदू में भी और मुस्लिम में भी नाम बना के आईटी सेल वाले काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। भले आपको मेरी बात यहां पे बुरी लगेगी, आपको लगेगा कि मैं भी कम मुसलमान या कम भारतीय नहीं हूं, ठीक है? ये भी एक बहुत बड़ी बुराई है कि कुछ खास पार्टिकुलर पार्टी के लोग जो है ना, वो दूसरे के ईमान को तौलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इनका ईमान कमजोर है, मेरा ईमान बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो मेरा ईमान ज्यादा मजबूत है। ये सोच भी जो है ना, बहुत ही घटिया है, याद रखिएगा। ये एक बहुत ही दोगली सोच है। इस सोच को अगर आप लेके चल रहे हैं तो आप भी भारतीय नहीं है और आप भी देशद्रोह है कि ही श्रेणी में आते हैं। जब आपकी भी सोच कट्टर वाली हो गई और अपने हिसाब के राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं और दूसरे के ईमान को तौलना शुरू कर देते हैं ना, तो याद रखिएगा कि आप भी किसी उसी तरह की आईटी सेल वालों से कम नहीं है। ये जो भाजपा के आईटी सेल वाले हैं, वो जब नाम बदल करके उल्टे सीधे चीज लिख सकते हैं, वो नाम बदल के रफीक अहमद भी लिख सकते हैं ना। वो अपने आप को मुसलमान भी साबित करके उल्टे सीधे लिख के आपके जज्बात को भड़का सकते हैं, आपको मजहब के नाम पे एकदम बरगला सकते हैं, आपको अंदर में गुस्सा दिलवा सकते हैं, है ना? तो अगर संविधान को मानना है और संविधान को अगर मानना है तो आपके संविधान को हर बात को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके मन के मुताबिक हमारे सेकुलरिज्म को मानिए और उनके मन के मुताबिक कि हम सेकुलरिज्म को नहीं मानेंगे। दो तरफा बातें नहीं होगी। बात अगर सेकुलरिज्म की होगी तो दोनों तरफ के लोगों को, और याद रखिएगा, सच्चाई का मसाल जो है कम ही लोग जलाते हुए चलते हैं। याद रखिएगा, अधिकतर लोग चुप रहते हैं और बुरे लोग उछल कूद मचाते हैं। सच्चे और अच्छे लोग जो हैं अपने काम को ईमानदारी से अच्छे से करते रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। इसमें कोई भी अगर आपको शक है तो फिर आप भी उसी श्रेणी में आते हैं जो दूसरे श्रेणी के आईटी सेल वाले करते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नाम के भी लड़के हैं जो उल्टे सीधे बड़े जज्बाती वाले पोस्ट करेंगे। ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप, होता पूरा ईमान तो इन्हीं के अंदर में भरा हुआ है, हम लोग तो ईमान वाले हैं ही नहीं। मतलब
पूरा ईमान इन्हीं के अंदर में घुसा पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे बेशर्म टाइप के भी लोग हैं। तो इस तरीके की चीजों से भी बचने की आवश्यकता है। आप देश दुनिया घूमते हैं, देश दुनिया में घूमिए और आप देखिए पूरी दुनिया में किस तरह के हालात से लोग गुजर रहे हैं। आप एक रोजगार की तलाश नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई के मामले में हम पीछे हैं, 3% भी युवा हमारे ग्रेजुएट नहीं हो पा रहे हैं, इसके बारे में बात करना है। और नो डाउट मैं इस बात को कहता हूं कि अगर किसी एक समाज की बात करी जाए तो मुस्लिम समाज पिछड़ा रह गया है। ये सच्चर कमेटी भी कहती है, रंगराजन मिश्रा की कमेटी भी कहती है, तमाम लोग कहते हैं इस बात को। और इस बात को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपको एक तौर तरीके से चलना पड़ेगा, अपने आप को संयम में रखते हुए, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हुए अपने आप को। आप क्या सोचते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में हम किसी खास पार्टी की बात करेंगे? मान लीजिए MIM की लोग बात करते हैं, ना 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 हम वोट इन्हीं को देंगे भैया, मुसलमानों की बात करते हैं। चलिए मान लीजिए जीत गए, उसके बाद पढ़ाई नहीं करेंगे क्या? आपको बैठा दिया जाएगा क्या नौकरी पे फ्री में? आपको IAS बना दिया जाएगा क्या? IPS बना दिया जाएगा क्या? मान लीजिए कि प्रधानमंत्री बन गए वो वैसी, तो क्या आप मतलब फ्री में बैठ जाइएगा, बिना एग्जाम दिए बैठ जाइएगा क्या? अपने अंदर तो काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी, अपने अंदर पढ़ाई लिखाई का हुनर तो पैदा करना पड़ेगा, अपने अंदर कुशलता तो लानी पड़ेगी, स्किल तो डेवलप करना पड़ेगा ना। ये अगर आपको लगता है कि किसी खास समुदाय के लोगों को पावर मिल जाता है तो वो मेरा भला हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आजादी के बाद से तमाम हिंदू ही रहे हैं प्रधानमंत्री। आज भी 30 करोड़ की आबादी जो है, जिसमें अधिकतर हिंदू हैं, वो भूखे मर रहे हैं, वो भूख से परेशान है, बेरोजगार हैं, है ना। अगर दलितों के हालात सुधर जाते आजादी के बाद से भी, तो आज राष्ट्रपति हमारे दलित हैं। दलित पूरे सुधर गए होते, कानून नए नए बन गए होते कि भैया दलित को सिर पे बैठा के रखना है, उनको सिंहासन पे बैठा के रखना है, उनको घोड़ा पे चढ़ने पे लात नहीं मारना है, उनको शादी करने जाए तो उनको सर झुका के नहीं जाना है। ये तमाम चीजें कानून बन गई होती ना। और बना हुआ है भी कानून SC ST एक्ट, तो उसका इंप्लीमेंटेड टाइट होता, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री दलित समाज से हैं। ये सोच आप लोग निकाल दीजिए, ये सोच आप लोग निकाल दीजिए। यकीन मानिए, अच्छे नेता को भले चुनिए आप, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मैं बार बार कहता हूं, चाहे वो MIM का पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे RJD का हो, चाहे BJP का हो। अच्छे नेता चुन के अगर संसद में भवन में जाएंगे तभी आपके लिए अच्छा काम हो पाएगा। आप ये मत सोचिए कि भैया हम किसी को भी जिता देंगे, मेरे समाज का है, मेरे जात का है, मेरे धर्म का है तो भला हो जाएगा। कभी नहीं होगा ऐसा। वही लोग हैं जो तोड़ जोड़ करके अगर आपसे सीट ले सकते हैं, वोट ले सकते हैं, तो वही लोग हैं मार काट करवा कर, दंगा फसाद करवा के अपने सीट को भी बचाने का काम करेंगे। वो वही लोग हैं जिनके अंदर में नैतिकता नहीं होगी, जिनके अंदर में उसूल नहीं होगा, जिनके अंदर में संविधान के प्रति इज्जत नहीं होगी, जिनके अंदर में इंसानियत नहीं होगी। वो इंसान चाहे किसी धर्म मजहब का हो, वो कभी भी आपके सामने सटीक नहीं बैठेगा, कभी वो इंसानियत के लिए नहीं सही बैठेगा, कभी भी वो देश के लिए भला का काम नहीं करेगा। और जब आपको क्या लगता है कि किसी खास समुदाय के लोग MP बन जाए, MLA बन जाए, विधायक बन जाए, 27 से ज्यादा MP है मुसलमान, आप जाके उनके एरिया में जाके पूछ लीजिए कौन कितना क्या काम कर रहा है। लेकिन अब यहां पे क्या बात आएगी मालूम है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मैं इस पॉइंट पे नहीं आना चाहता कि मैं किसी खास पार्टी से जुड़े हुए लोगों पे टारगेट करूं, लेकिन ये बहुत ही घटिया मानसिकता मैं देखता हूं कि कुछ लोग हैं जो दूसरे के ईमान पे तुरंत बात करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा वो है, वो मुसलमान MP है, नहीं 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 उसका तो ईमान ही खत्म है। अरे यार, ये भी कहना गुनाह है, गुनाह है। पढ़ लो जाकर कुरान या हदीस। किसी के बारे में इस तरह की बातें करना, अगर मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हो तो जाके पढ़ लो, अपने मजहब को ही सही से पहले जान लो। दूर से देखकर चीजों को ढोल नहीं बजाना चाहिए। दूर का ढोल सुहावना लगता है ना, वो कहते हैं ना लोग, कहावत है। इस तरीके की चीजों को समझने की आवश्यकता है। बहुत जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जज्बात में सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए रखिए और अपने बच्चों के लिए रखिए कि जज्बात में आके हमें अपने बच्चों को कामयाब बनाना है, उनको IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बेहतरीन बिजनेसमैन बनाना है। कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आप लोगों ने दिए हैं बनाकर अपने समाज से। आपके समाज का कोई MP बन जाएगा, आपके समाज का कोई MLA बन जाएगा। आज जितने भी MP MLA हैं उनके कंस्टिट्यूएंसी में जाइए और उनको परखने की कोशिश कीजिए। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक आपको इस बात का अंदाजा नहीं लग पाएगा कि आप किस मुगालते में हैं और आप किस तरीके के अंधेरे में जी रहे हैं, है ना। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही
बहुत ही मतलब कि वाहियात सोच है दोस्तों। यह तो यकीन मानिए, यही सोच अंधभक्तों के अंदर में भर कर उनको ये लगता है कि भैया हम मतलब हिंदू हृदय सम्राट को चुन लेंगे तो मेरा भला हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना यूपी में आए दिन बलात्कार, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन लोगों को मारा पीटा जा रहा है, गाय वहां पर सड़ रही है, मर रही है और कुत्ते उसको खा रहे हैं, मरे मतलब कि जिंदा गाय को, जिसके बारे में कितना बार ड्रामा किया इस योगी आदित्यनाथ ने, कितना बार लोगों को मॉब लिंच किया उसके गुंडों ने। और क्या हो रहा है जाके देखिए, कितने बुरे हालात से गुजर रहे हैं वहां पर गौशालाएं और तमाम चीजें। ये जो आपको बरगलाने की जो नीति है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके वोट बैंक तक है दोस्तों। आप अपने जज्बात पे काबू रखिए, यकीन मानिए आप अपने जज्बात पे काबू रखिए और अपने जज्बात को सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार तक रखिए, है ना। अगर आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं तो फिर बेकार है इन तमाम चीजों पे बात करना। एक बार आप लोग खुद से गौर कीजिए, सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हम जो बात कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है और आप जो सोच रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और आप अपनी सोच को अगर सच मानते हैं तो उसको जमीन पे परखने की कोशिश कीजिए। आप जिस समाज से आते हो, आप जिस समाज की तरह के नेता को चाहते हो, या जिस समाज के बातों को सुन के जज्बाती हो जाते हैं, कभी आप उनके एरिया में जाइए, कभी आप उनके कंस्टिट्यूंसी में जाइए, उनके काम को देखिए, लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए। अब आप कहिएगा कि भैया 100% सबको खुश नहीं किया जा सकता है, तो यही बात तो सब कहते हैं, यही बात तो सारे नेताओं पे होता है लागू कि हम 100% सबको खुश नहीं कर सकते हैं। चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, 100% कोई किसी को खुश नहीं कर सकता है। क्योंकि वोट भी आपको 100% तो मिलता नहीं है, आपको 50% वोट मिलता है, जिसमें 30% वाले जीतते हैं, 20% वाले हारते हैं, उसमें भी तो विरोध रहता है। तो जो जीतता है उससे क्या सब लोग खुश रहते हैं? ओवैसी साहब भी जीते होंगे तो कितने वोट के अंतर से जीते हैं? 50,000, 60,000, 1 लाख के वोट से अंतर। और जो उनका प्रतिद्वंदी जो सेकंड नंबर पे रहा, क्या उनके चाहने वाले लोग कभी कहेंगे कि ओवैसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या ओवैसी कहेंगे किसी अपने प्रतिद्वंदी को कि वो भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है? और जबकि दोनों एक ही समाज के लोग हैं और वोट देने वाले भी हो सकता है कि एक ही समाज के ज्यादा होंगे, तो क्या उनके अब उनके पॉलिटिकल सोच में, उनके ईमान में आप तौलिएगा कि भैया किसका ईमान ज्यादा है, किसका ईमान कम? याद रखिए, राजनीति को अपने धर्म मजहब से अलग रखिए। जिस दिन आप ये काम करना बंद कर दीजिएगा उस दिन से आपको देश में तरक्की दिखाई देना शुरू कर देगा। ये तमाम लोगों पर ये बात जो है लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के हैं। यकीन मानिए, कुछ ही लोग हैं हिंदू समाज में, कुछ ही लोग हैं, 20% भी नहीं होंगे, जो बदतमीजी करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो हिंदू मुसलमान की भाषा बोलते हैं। आज भी आप जमीन पे उतर के अगर आप काम करेंगे ना, तो 60 से 70% आपका साथ देने वाले लोग हिंदू होंगे। चाहे वो आपकी दुकानदारी से लेकर, आपके कोर्ट कचहरी से लेकर, आपके निजी जिंदगी में, आपके पढ़ाने से लेकर, आपके स्कूल में लेकर, आपके बच्चा घर में पैदा जो हुआ होगा ना, उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर भी होगा वो भी हिंदू रहा होगा, और हो सकता है वो मुस्लिम रहा होगा हिंदू भाइयों के लिए। ये बात को समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल शहनवाज, यही बात तो मैं कह रहा हूं कि ये जो बेसिक चीजें हैं इस पर लोगों को बेवकूफ बनाना है और इनसे भटकाना है। क्या आपको नहीं लगता है कि जब भाजपा की सरकार, आपको पता है 2014 के बाद से भाजपा अपने कार्यालय बनाई है करोड़ों करोड़ रुपए लगा के, दिल्ली में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, मुंबई में, न जाने कहां कहां करोड़ों रुपए लगाई है भाजपा ने। क्या वो हॉस्पिटल नहीं बना सकते थे? एक भी हॉस्पिटल बनाते हुए दिखा दीजिए आप। उनके मंत्री जो बीमार पड़ रहे हैं एक्सक्यूज मी, उनके मंत्री जो बीमार पड़ रहे हैं वो भी कांग्रेस के बनाए हुए हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो रहे हैं। मतलब ये भी ताज्जुब की बात है, हंसने वाली बात है। एक भी हॉस्पिटल जो वर्ल्ड क्लास का हो, एक भी हॉस्पिटल जो इंडिया के लेवल का हो, बता दीजिए कि भाजपा ने बनवाया हो। कोई कॉलेज आप बता दीजिए कि बनवाया हो। ये तमाम बातों पे गौर कीजिए। आप लोग जज्बात में मत आइए और जज्बात में आकर वोट, हम इनको चुनेंगे, हम उनको वोट देंगे। याद रखिएगा, इस देश में हर जमाने में हिंदू मुसलमान करने वाले लोग थे। बाबरी मस्जिद की घटना से पहले भी हिंदू मुसलमान हुआ करता था, और कौन लोग करते थे ये सबको पता है। उसके बाद ये नतीजा सामने आया कि आज वैसे लोग राज कर रहे हैं जिनके अंदर में कट्टरता हिंदू मुसलमान करने की भरी पड़ी हुई है। यही कारण है। कोई ये तो मस्जिद का मामला, मंदिर का मामला तो 92 से आया।
मतलब उसके मंदिर जो अयोध्या का मामला आया, जो पीक पर हुआ, वो जो बड़े लेवल पे हुआ, वो 92 में हुआ। उससे पहले भी तो चीजें हुआ करती थी, आजादी के वक्त भी तो हुआ करती थी। अंग्रेज किस तरीके से तोड़ने की कोशिश करते थे, ये बुलेट में मतलब गाय का चर्बी लगा दिया करते थे, कहीं पे सुअर का मांस फेंकवा दिया करते थे, कहीं पे मंदिर में गाय का मांस फेंकवा दिया करते थे। क्यों करते थे ये ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि देश में हिंदू मुसलमान करोगे तो टूटेगा, और टूटेगा तो राज करेंगे वो। ये इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आती है। और आज भी लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो सही है। भारत में एक ही जो चीज है वो है हमारा संविधान, और संविधान में सेक्युलरिज्म नाम का, आपको पता है सेक्युलरिज्म पर भी अब खतरा आ गया है। सेक्युलरिज्म के खिलाफ में एक याचिका दायर कर दिया गया है भारत ये कोर्ट में, न्यायपालिका में। ये पिछले हफ्ते की बात है या एक महीने पहले की बात है। ये शब्द को हटाने के लिए, सेक्युलर शब्द को हटाने के लिए, सोच लीजिए कितने बड़े लेवल पे इस देश में कंस्पायरेसी चल रही है, और उस कंस्पायरेसी को मजबूती देता है इस तरह के बयानबाजी, इस तरह की घटनाएं जो हिंदू मुसलमान वाला माहौल क्रिएट करती हैं। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जो कमजोर तबके के हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गरीब हैं, उनको ही नुकसान होगा। आप देखो बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में एक घटना सामने पेश आई है, उसमें 40 लोगों को नामजद किया गया है जो दंगा फसाद कराने की कोशिश कर रहे थे। कल के मैटर में 5 तारीख में वो हुड़दंगाई कर रहे थे, मोटरसाइकिल निकाल के मुस्लिम समाज के इलाकों में जाके बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने सबको पकड़ा, और तमाम लोगों को पता है किसका नाम आया? एक भी उसमें सवर्ण क्लास के लोग नहीं थे, एक ही बंदा था, बाकी सब के सब दलित समाज के लोग थे, जो गरीब पिछड़े कुचले लोग हैं। ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, ऐसे ही लोगों को ही हाथ में झंडा तलवार और लाठी देकर आगे खड़ा किया जाता है दंगा फसाद कराने के लिए, यकीन मानिए। और ऐसे ही लोग बेवकूफ बनते हैं। और जब मंदिर बन रहा है या फिर जो भी हो रहा है तो उसमें पूजा की बात तो दूर की बात, उनको इनविटेशन भी नहीं भेजा जाएगा। वो क्या करेंगे? बाहर में खड़े होकर भीख मांगेंगे, बाहर में खड़े होकर चप्पल जूता वगैरह सजाएंगे और उसके लिए पैसा लेंगे, कमाएंगे। ये बात सच्चाई है, इसके बारे में खुलकर आप लोग भी जानते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि बेवकूफ हैं, जो अनपढ़ हैं, जो गंवार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बरगलाना आसान है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, तो आप कम से कम इस बात को समझिए। आपको मुस्लिम होने के नाते, आपको मुसलमान होने के नाते भटकना नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, आपको कोई मुसलमान होने के नाते भड़काने की कोशिश करे कि भैया ठीक है, जिस तरीके से बहुत सारे लोग बात कहते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है, बात सच्चाई है, लेकिन आप इसको लेकर भटकना नहीं है। मकसद तो वही है ना कि आपको आपके ईमान, आपके मजहब, आपके धर्म के हिसाब से भटकाया जाए। अच्छे नेता को चुनिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। 2 बातें मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, अच्छे नेता किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, एमआईएम के हो, किसी भी पार्टी के हो, आप उनको चुनिए। लेकिन अगर घटिया नेता हो, उल्टे सीधे बयान देता हो, चाहे वो भले आपके पसंदीदा पार्टी की हो, उसको आप लात मारिए, तब जाकर ही इस देश का भला होगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यह देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर ही चलेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों को ही मानना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। और सही को सही कहिए, गलत को गलत कहते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बात कही अयोध्या मैटर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, आप उसको पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उसको समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसको आप लागू करने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, तमाम बातें कह दी हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि ये आपराधिक घटनाएं थी, इसमें अपराध किया गया, इसमें गुंडागर्दी किया गया, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, ये गलत हुआ था, आस्था को देखते हुए ये फैसला किया गया है, जमीन अलग दे दी गई है एक मुस्लिमों के लिए। ये तमाम बातें हैं जो इस बात को बताती हैं कि इस देश के अंदर में कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है। इसको और मजबूत करने के लिए जो लोग सेकुलर माइंडेड हैं, जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग जज्बाती हैं, अच्छे लोग हैं, उनको और भी इसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। और इसमें टाइम लगता है, इसमें 10 साल 20 साल नहीं, इसमें सैकड़ों साल लगता है। और याद रखिएगा, विजन जो होता है ना, विजन वो 1-2 सालों के लिए नहीं होता है, दशकों के लिए होता है। और जब तक आपके पास विजन नहीं आएगा, याद रखिएगा, कोई भी आपको बरगलाएगा, कोई भी बेवकूफ बनाएगा, कोई भी आपको वोट बैंक बनाएगा, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, चाहे वो हिंदू समाज के हो, चाहे दलित समाज के हो, चाहे किसी समाज के हो। और सबसे बड़ी बात इसमें जानते हैं कौन गुंडागर्दी बदतमीजी करता है? मुस्लिम समाज के लोग।
आपके तमाम मुद्दों को मुसलमान की नजरों से दिखाने के लिए ये जो कमीने, ये गुंडे किस्म की, ये दलाल किस्म के जो मौलाना आते हैं ना मीडिया पे बैठने के लिए, इनको आप लोग रोकिए, इनको ट्रोल कीजिए ना, इनको रोकने की कोशिश कीजिए। इन लोगों का मकसद यही होता है कि आपके हर मुद्दे को मुस्लिम के एंगल बना दिया जाए। अगर आप बात करेंगे बेरोजगारी की तो वो आकर इस तरीके से मीडिया में आकर ड्रामा क्रिएट कर देंगे कि आपका ये मुद्दा उठाना भी लगेगा कि अरे यार ये मुसलमान ही केवल बेरोजगारी की बात करते हैं, जबकि बेरोजगारी से सबसे ज्यादा हिंदू समाज पीड़ित है क्योंकि आबादी उनकी ज्यादा है। लेकिन मीडिया में आकर किसी टट्टे को, किसी दलाल को, किसी ठेके के 5,000 के बुलाए गए किसी मौलाना को जो दाढ़ी रख लिया होता है और आके उल्टा सीधा गाली गलौज करता है, उसको लाकर यह बात साबित कर दिया जाता है कि देखो देखो इस देश की हर समस्या जो है ना मुसलमानों के लिए स्पेशल है, मुसलमान ही उठाते हैं। आप उनको रोकिए। अगर आपको माहौल बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि देश का भलाई हो, तो ऐसे लोगों को टीवी डिबेट पे जाने से रोकिए। ये जो भाड़े के मौलाना जितने हैं ना, ये भाड़े वाले दाढ़ी बढ़ा लिए हुए हैं और बस जाके गाली गलौज कर रहे हैं। बताइए कौन से हदीस कुरान में लिखा हुआ है गाली गलौज करना? आपको पता है कि एक पिछले 5-6 दिनों दीपक चौरसिया के साथ में, दीपक चौरसिया जैसा दलाल के साथ में बैठकर वो गाली गलौज कर रहा है एक मौलाना। जो भी हो, ये बड़ी शर्म की बात है। यही भाड़े के टट्टू जो है ना, इनकी वजह से मुस्लिम समाज को ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपके हर मसले को, मुस्लिम समाज के हर मसले को मुसलमान की नजर से देखा जाने लगता है। हिंदू समाज के लोग ये समझते हैं कि अच्छा ये मुसलमान बोल रहा हो कि हो सकता है इनका अपना मसला होगा। जबकि आप बात करते हैं, हम अगर यहाँ बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम अगर मुस्लिम अगर पूरे देश के अंदर में जो चाइना के बॉर्डर पे बात कर रहे हैं, चाइना ने हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान हमारे हिस्से को अब अपना हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया है, आप इस पे बात करेंगे तो पता है अच्छा ये मुसलमान है इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बात नहीं हो रही है कि अच्छा ये भारतीय है, भारत के इश्यूज को उठा रहे हैं। यही जो ठेकेदार, ये जो दलाल बैठे हुए मुल्ला है ना, जो आते हैं ये ठेकेदार और 15,000 10,000 वाले ये जो कठमुल्ले हैं, ये आके माहौल को खराब करते हैं, ये आके चीजों को खराब करते हैं। हर बात को इस्लाम हदीस के मुताबिक। अरे भैया, या तो आप इस्लामिक बनिए या तो आप राजनीतिक बनिए। इस्लामिक होकर राजनीति में आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपको मजहब का ख्याल अगर आप रखते हैं तो आप आके राजनीति में झूठ नहीं बोल सकते हैं, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, तोहमत लगाना काम नहीं कर सकते हैं। आप अगर मुसलमान हैं तो आप सच्ची बात कहिए, सच्चाई के साथ कहिए, अच्छे से कहिए, ईमान के साथ कहिए, झूठ मत बोलिए, ठंडे मिजाज से बात कीजिए। क्योंकि मजहबी होना आसान बात नहीं है। या तो आप मजहबी बनिए या तो आप राजनीतिक काम करिए। भारतीय नागरिक होने के नाते आपको राजनीति करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर आप मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो आज वही हाल होगा जो आज हमको देखने को मिल रहा है चारों तरफ। इस बात पे आप लोग गौर कीजिए। अगर आपको, है ना, मोतिहारी में भी मस्जिद पे झंडा, बिल्कुल मुझे पता है बिहार में बहुत सारी ऐसी जगह पे घटना घटी है जहां पे कुछ गुंडे आवारे, छोटे से तादाद हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि कुछ लोगों का ग्रुप होना चाहिए। आप लोग भी एक ग्रुप बनाइए, अच्छे लोगों का ग्रुप बनाइए, और उनका मकसद ये हो कि प्रशासन के साथ मिलकर काम कीजिए, और जहां जरूरत पड़े तो थोड़ा सा जोर आजमाइश भी कीजिए। और अगर आपको सेल्फ डिफेंस में किसी के ऊपर अटैक भी करने की जरूरत पड़ी तो आप वो करके पुलिस के हवाले कीजिए। ऐसे यही काम आएगा, यकीन मानिए। आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, आपको कानून इसके बारे में सीखना चाहिए, और इस कानून को समझने की आवश्यकता है कि सेल्फ डिफेंस में आप कदम उठा सकते हैं। और इस तरह के गुंडों को जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको लपड़ मारते हुए प्रशासन के साथ में आप लोग कदम से कदम मिला के काम करना पड़ेगा हम लोगों को। प्रशासन के साथ में, जो प्रशासन अमन शांति कराना चाहती है, जो पुलिस अच्छा काम करती है, उनके साथ मिलकर आप लोग टीम बनाइए। टीम बना के इस तरह के कदम उठाइए और इस तरह के घटिया लोगों को चुन चुन कर पुलिस के हवाले कीजिए, मुकदमा दायर कीजिए। मुकदमा आप एक एक शिकायत भी दर्ज करा देंगे ना, इन लोगों की टेटुआ टाइट हो जाएगा, इन लोगों का हवा टाइट हो जाएगा। यकीन मानिए, एक एक सेवल शिकायत दर्ज कराइए। सिर्फ एक लिखित शिकायत दर्ज कराइए थाने में, उन लोगों की औकात सामने आ जाएगी। ये बेरोजगार 100 रुपए 200 रुपए लेकर ये झंडा ढोने वाले दलाल होते हैं, ये लौंडियाबाज होते हैं, ये गुंडे आवारे मेला वेला में जाते हैं तो लौंडियाबाजी करते हैं। ये लोग धर्म की बात करेंगे, ये लोग धर्म का झंडा उठाएंगे।
ये कुत्ते लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं। इनका काम ही होता है समाज में नफरत फैलाओ, गड़बड़ी फैलाओ, लड़ाई झगड़ा करो, हिंदू समाज को बदनाम करो, मुस्लिम समाज को बदनाम करो। क्योंकि इनके गुंडई से क्या कोई हिंदू समाज को फिर यही कहेगा ना कि अरे ये आपके लोग ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग पहचानिए, उनमें मुकदमा दर्ज कीजिए। एक लिखित देने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि 10-50 लोग एक मिलिए, अब एक कमेटी बनाइए, उस पर आप शिकायत दर्ज कराइए। जो भी गुंडा नजर आता है उसके ऊपर सीधा लिखित थाने में दीजिए। और फिर अगर हो सकता है कि आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कीजिए, तो फिर अपने सेल्फ डिफेंस में जो कदम उठाना उठाइए। ये करना पड़ेगा, केवल सोशल मीडिया पे हल्ला करने से नहीं होगा। ठीक है, चलिए। बिल्कुल रिंकेश भाई, आप जैसे ही लोग हैं जो सभी धर्म की इज्जत करते हैं, मानते हैं, तभी इस देश में जो है अमन शांति है। अदरवाइज कभी भी भारत की आज़ादी के बाद से लगातार कोशिश किया गया है, चाहे वो संघ वाले हो गए, चाहे वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले हो गए, लगातार कोशिश में रहे हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान करते रहा जाए, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया। क्योंकि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सेक्युलरिज्म के मतलब कि रस्सी को टाइट पकड़े हुए हैं, भारत के संविधान को मजबूती से पकड़े हुए हैं। इस वजह से भारत में आज भी न्यायपालिका हो, चाहे सेकुलरिज्म का जो मसाल है वो जल रहा है और आगे भी जलते रहना चाहिए। जज्बात में आकर, जोश में आकर कभी इस तरह की बात ना कीजिए, ना कदम उठाइए जिससे भारत के संविधान पर चोट पहुंचे। और यही लोग वो चाहते हैं कि आप भड़कें, आप भटकें और फिर उनका काम आसान हो जाए। दैट्स इट। बिल्कुल मोहम्मद सुहैब भाई, जाहिलियत ही है जो सब जगह परेशानी क्रिएट कर रही है। चलिए दोस्तों, बहुत वक्त ले लिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि कोरोना से आप लोग बच के रहिए एक दूसरे से। जब तक इसका इलाज नहीं निकलता है, कुछ हो जाने के बाद कोई इलाज नहीं है, इसीलिए जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।